नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्स स्टडी शहडोल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज जो हमारा जो टॉपिक है वो सर्कल है और यहाँ से सर्कल का फर्स्ट वीडियो स्टार्ट होने जा रहा है। अब इसके कई पार्ट बनेंगे जिसमें कई सारे थ्योरम आएंगे, कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा मैं, जो लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो और 9th 10th के 8th के बच्चे हों उनके लिए भी ये वीडियो बहुत यूजफुल रहेगा। इसलिए आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सर्कल ये 9th में इससे रिलेटेड कई सारे थ्योरम हैं, तो अगर आपके NCERT की बुक है आपके पास तो थ्योरम को अच्छे से देखें। उनका जो मैं जब 9th का जो वीडियो बनाऊंगा तो थ्योरम को कैसे प्रूफ करना है ये सब मैं बाद में बताऊंगा। अभी मेरा जो आज का जो टॉपिक रहेगा सिर्फ थ्योरम मैं बताऊंगा और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है कि सर्कल होता क्या है। तो सर्कल क्या है कि जैसे ये आपने एक निश्चित बिंदु ले लिया, ठीक है, और यहाँ से इतनी लंबी रस्सी ले ली और इसको आप चारों तरफ घुमा दीजिए, ठीक है, ये ऐसे घुमा दीजिए, ठीक। तो ये क्या बन गया? सर्कल बन गया। मतलब यहाँ से यहाँ तक की इसकी दूरी जो होती है वो सरकमफ्रेंस, और इसको क्या कहते हैं हम? सेंटर कहते हैं। इसको ओ से शो करते हैं और ये इसका सरकमफ्रेंस यानी परिधि होता है। वृत्त की परिधि आप पढ़े होंगे, तो ये सरकमफ्रेंस इसका होता है सरकमफ्रेंस। ये हो गई परिधि और ये हो गया केंद्र। इसी को हम क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं, ठीक है। और केंद्र, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी इसकी क्या कहलाती है? ये क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या को हम क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी कहलाएगी वो हमारी त्रिज्या कहलाएगी। और यहाँ जो इस पे एक कई सारे बिंदुओं को मिलाने पर जो हमें वे सर्कुलर शेप मिलती है उसको हम सर्कल कहते हैं। जो इसका एक निश्चित पॉइंट होता है यानी कांस्टेंट होता है, ये इससे रहता है इसके बीच की दूरी। अब बात करते हैं रेडियस की। तो आप कहीं भी देखिए, कहीं से भी इसकी लाइन खींचेंगे तो इसकी डिस्टेंस हमेशा इक्वल होती है। या एक सर्किल में इनफाइनाइट रेडियस हो सकती है यानी अनंत त्रिज्याएं हो सकती हैं, और अनंत त्रिज्याओं में सबकी लंबाई बराबर होगी। कहीं पर भी कोई भी रेडियस जो होगी कम ज़्यादा नहीं होगी। डायग्राम में अभी भले कम ज़्यादा दिख रही हो, लेकिन आप उससे सेट स्क्वायर या आप प्रोटेक्टर डिवाइडर से आप बनाएंगे, डिवाइडर की सहायता से अगर आप बनाएंगे सेंटर पे रख के पेंसिल से, तो आपको एकदम बराबर रेडियस मिलेगी। अब इसके बाद बात करते हैं हम रेडियस के बाद बात करते हैं डायमीटर की। अब डायमीटर क्या होता है? जैसे ये एक रेडियस हो गई, ठीक है, ये हो गई क्या? आर। इधर की भी एक रेडियस हो गई, ये क्या हो गई? आर। तो दोनों आर मिल जाएंगे। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी, रेडियस क्या थी? सेंटर से लेकर के सरकमफ्रेंस तक दूरी थी, डिस्टेंस थी। और इसकी एक सरकमफ्रेंस से सेंटर से होते हुए जो डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है? डायमीटर कहलाती है। इसी को हम क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। व्यास को हम डी से शो करते हैं, त्रिज्या को हम आर से शो करते हैं और सेंटर को ओ से शो करते हैं। तो डी बराबर होता है आर प्लस आर, यानी डी बराबर होता है 2r होता है। ये होता है सर्कल का व्यास। अब बात करते हैं जीवा की। जीवा क्या होती है? अगर ये मान लीजिए एक सर्कल हमने बनाया और ये सेंटर हो गया। अब देखिए इसमें एक मैंने ये ऐसी लाइन खींची, ठीक। तो ये इसकी AB जो होगी ये कार्ड होती है, इसी को हम क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। यानी एक सर्किल में कई सारी जीवाएं होती हैं, लेकिन अगर जो जीवा सेंटर से होकर के गुजरती है तो व्यास भी एक जीवा होती है, लेकिन हर जीवा व्यास नहीं होती है, ठीक है। व्यास भी एक जीवा होती है लेकिन हर जीवा व्यास नहीं होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि डायमीटर इज ए कार्ड बट इट्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू। मतलब हर डायमीटर जो होता है वो हर कार्ड जो है वो डायमीटर नहीं होती, क्योंकि कार्ड तो ये भी है लेकिन ये डायमीटर नहीं है। डायमीटर वही होगी जो सेंटर से होकर के सरकमफ्रेंस के एक छोर से होकर के दूसरे छोर तक जाएगी, वो डायमीटर कहलाती है, ठीक है। अब इस तरह से इसको आप समझ गए होंगे कि D इक्वल टू होता है हमारा
r प्लस r यानी d इक्वल टू होता है 2r। अब अगर व्यास कहीं पर दिया हो या डायमीटर कहीं पर दिया हो तो रेडियस कैसे निकालते हैं, तो रेडियस इक्वल टू होता है d बाई 2 यानी व्यास का आधा। जैसे मान लीजिए आपको सपोज दैट ये दे दिया है क्वेश्चन में कि किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी, यानी d बराबर 14 हो गया तो r बराबर क्या हो जाएगा 14/2 हो जाएगा, यानी 14 डिवाइडेड बाई 2 तो r इक्वल टू आपका 7 सेंटीमीटर ये आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आप एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू होता है 2 पाई r। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल पहले देख लीजिए, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू होता है पाई r स्क्वायर। देखिए पाई को ऐसे बनाएंगे, ठीक है, या तो ऐसे बना दीजिए, ठीक, और ये r जो है r तो है। अब देखिए पाई की जो वैल्यू होती है या तो 22/7 होती है या तो पाई की जो वैल्यू होती है 3.14 होती है। ठीक है, 1.314, यानी इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 7 से 21 आएगा, 1 बचेगा 7 1 कम 7, फिर 3 बचेगा तो 30 हो जाएगा, तो 7 चौक 28। ये लगभग होता है, इसका आंसर जब भी आता है तो अप्रॉक्स में आता है। ठीक है, पूरा आंसर नहीं आता है। इसको तब यूज करना है जब रेडियस 14 या 7 के टेबल में रहेगी या डायमीटर 7 के टेबल में रहेगा। जैसे 154 बहुत सारे क्वेश्चन जो बनते हैं 154 में बनते हैं, 21 में बनते हैं, जो 6 7 में क्वेश्चन बनते हैं तो वहाँ पर लिखा होता है कि अगर किसी वृत्त की त्रिज्या 21 है तो उसकी परिधि और उसका क्षेत्रफल क्या होगा, उसकी परिधि और उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, मैं इसमें क्षेत्रफल भी लेके चल रहा हूँ, परिधि भी लेकर के चल रहा हूँ और थ्योरम से रिलेटेड जो आएंगे क्वेश्चन उनको भी लेके चल रहा हूँ। इसलिए वीडियो को आप अगर 1-2 बार देखेंगे और कॉपी में नोट करते जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको पूरा समझ में आ जाएगा। यानी त्रिज्या यहाँ पर कितनी दी हुई है, r इक्वल टू आपका 21 है। ठीक है, तो अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई r स्क्वायर, तो पाई क्या होता है 22/7, r कितना है 21 और स्क्वायर है तो 2 बार 21 कर दीजिए आपका, तो 7 3 जा 21 तो 22 3 जा कितना हो जाएगा 66 इंटू 21 कर दीजिए तो आपका जितना भी आएगा तो एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको इंटू कर लेना है। अब इसके बाद आते हैं परिधि की बात करते हैं। परिधि एक्चुअली होता क्या है कि परिधि कहलाता क्या है, परिधि के बारे में जो यहाँ पर हम सर्कुलर रिंग जो ये बनती है इसकी जो पूरी सर्कुलर रिंग की जो लंबाई होती है, जैसे हमने एक तार लिया इतनी मोटी तार, ठीक है, अब इसको ऐसा हमने रिंग के शेप में बना दिया तो इस तार की लंबाई जितनी होगी उतना ही इसका सरकमफ्रेंस होता है। ऐसा क्वेश्चन कई बार आते हैं, एक तार है इतने मीटर लंबी है, उसको मोड़ करके एक सर्कुलर शेप में बनाया गया तो उसका उसकी तार की लंबाई होगी, जैसे मान लीजिए आपकी तार की लंबाई 49 है तो इसकी परिधि यानी परिधि बराबर होता है सरकमफ्रेंस इक्वल टू होता है वृत्त का सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई r। ठीक है, यानी जो इसकी परिधि होगी सरकमफ्रेंस इक्वल टू होता है 2 पाई r। 2 पाई r इसकी क्या होती है परिधि होती है, तो 2 गुणे पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 और r जो है इसकी रेडियस निकल आएगी। तो r इक्वल टू इसमें परिधि 2 पाई r इक्वल टू कितना दिया है 49, तो इससे r अगर आपको निकालना है तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा 49/2 और पाई हो जाएगा इतना। अब इसके बाद क्या करेंगे देखिए, इसको 22/7 लिख लीजिए तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा 49/2 इंटू 22/7, 7 चला जाएगा ऊपर तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा 49 इंटू 7/2 इंटू 22, यानी r इक्वल टू क्या हो जाएगा 49 इंटू 7 क्या हो जाएगा 44। अब इसको आप डिवाइड करेंगे
या आंसर लाएंगे, या तो पाई की वैल्यू आप 3.14 लिख लीजिए और जो भी आएगा वो आपका आंसर आर आ जाएगी रेडियस। अगर रेडियस आपको पता है तो इसकी डायमीटर भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो रेडियस में क्या कर दीजिए, डबल कर दीजिए तो उसका डायमीटर आ जाता है। यानी अगर किसी भी सर्कल की रेडियस आर इक्वल टू, अगर आपको मान लीजिए 21 दिया है तो इसका डायमीटर होगा 21 इंटू 2, यानी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। ये तो हुआ बेसिक इंट्रोडक्शन इसका हुआ, जो 6-7 के बच्चों के लिए यूजफुल है। और इसको अगर 6-7 के बच्चे अगर देखेंगे तो फिर मैं इसके क्वेश्चन कराऊंगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। दो तीन चीज़ें इसको बता देते हैं, सेगमेंट और त्रिज्य खंड की लंबाई और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, मान लीजिए ऐसा एक सर्कल बना है ये, ठीक है, ये हो गया एक सर्कल, और यहाँ से हमने एक ऐसी लाइन खींच दी और यहाँ से ऐसे लाइन खींच दी। ठीक, तो ये क्या कहलाता है, ये त्रिज्य खंड की लंबाई, ये आर कहलाता है, या इसी को हम क्या कहते हैं, आर कहते हैं। और यहाँ से यहाँ तक, तो अगर दोनों के आर इक्वल हों, मतलब इसके चाप जो है, चाप इसको कहते हैं, अगर इनकी चाप बराबर हों तो ये जीवाएँ क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, या इनके चाप जो है अगर सर्वांसम हो, जीवाएँ अगर सर्वांसम हो, चाप अगर सर्वांसम हो तो जीवाएँ हमेशा बराबर होती हैं। ये बात हो गई। अब अगर सिंगल ये ऐसे है, ठीक है, ये मान लीजिए सर्कल है, ये हमने एक लाइन खींच ली, तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी डिस्टेंस होती है ये चाप की लंबाई कहलाती है। क्या कहलाती है, चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई बराबर फार्मूला होता है, चाप की लंबाई बराबर होता है फार्मूला। ठीक है, इसी को हम ऐसा अगर ऐसे ऐसे यहाँ से ऐसे बना दें तो यहाँ पर कुछ एंगल बनता है, तो इसको हम बोलते हैं थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr कहते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से त्रिज्य खंड बनता है। त्रिज्य खंड मतलब होता है कि अगर ये एक सर्कल हो गया, ये ऐसे, और ये इसका सेंटर हो गया, और यहाँ से दो त्रिज्याएँ ऐसे बन गई। ठीक है, और यहाँ पर कुछ एंगल बनेगा, थीटा बनेगा। एक चीज़ और मैं बताना भूल गया हूँ, टोटल सर्कल का जो एंगल होता है, पूरा एंगल जो होता है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंगल बना, दोनों त्रिज्याओं को जोड़ने पर जो ये एंगल बना, तो वहाँ से यहाँ तक का एरिया जो होगा, इतना एरिया अगर आपको फाइंड करना है, एरिया क्या होता है, पूरे इसके अंदर का भाग होता है। और चाप की लंबाई जो अभी मैं फार्मूला लगाया, सिर्फ इतनी की लंबाई हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेक्टर, और ये होता है एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू होता है, सेगमेंट इक्वल टू होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr होता है। और त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होता है वो थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन, देखिए इसमें एरिया लगा है ना, इसलिए इसमें πr²। याद रखने का तरीका, इसमें चाप की लंबाई यानी सर्कमफ्रेंस की बात करते हैं, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2πr होता है, और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का एरिया का इसमें फार्मूला लगा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू πr² होता है, ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई, त्रिज्य खंड की बात हो गई, ये चाप। अब देखिए मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर क्या होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये बना, ठीक, ये देखिए यहाँ से ये बना, तो ये क्या हो गया, ये छोटा सेक्टर है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर बोलते हैं। और यहाँ से ये पूरा जो सेक्टर बना है इसको हम क्या बोलते हैं, मेजर सेक्टर बोलते हैं। और इसी तरह से ये माइनर सेगमेंट हो गया। ठीक है, ये सेगमेंट माइनर सेगमेंट हो गया, ये मेजर सेगमेंट हो गया, ये माइनर सेक्टर हो गया, ये मेजर सेक्टर हो गया। इसका बड़ा भाग हो गया सर्कल का, ये दो भागों में डिवाइड हो गया, एक छोटा हो गया, एक बड़ा हो गया। इस तरह से मेजर और माइनर सेक्टर होते हैं। ठीक है, तो ये जो है इस तरह के, अब इसके जो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो मैं कराऊंगा, जो मेरा सेकंड पार्ट आएगा वो पूरा क्वेश्चन का ही रहेगा। तो उसमें क्वेश्चन में छोटी छोटी चीज़ें भी और छोटे छोटे क्वेश्चन जो
शामिल करूँगा और जो टफ क्वेश्चन है उनको भी मैं शामिल करूँगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए पहला थ्योरम जो आता है 9th में, अगर कोई भी दो वृत्त हैं, ठीक है, और कोई भी दो वृत्त हैं, अगर उनकी सर्कल रेडियस इक्वल है यहाँ से यहाँ तक की, तो सर्कल हमेशा क्या होते हैं, कॉन्वेक्स होते हैं। क्या होते हैं, कॉन्वेक्स होते हैं। ये जानना है। अब कॉन्वेक्सी का जो टॉपिक है वो वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, तब आपको कॉन्वेक्सी समझ में आएगी अच्छे से। और इसके बाद जो 9th में पहला थ्योरम होता है कि किसी वृत्त कोई भी 3 बिंदुओं से, असमरेख 3 बिंदुओं से, मतलब कोलिनियर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नॉन कोलिनियर होनी चाहिए। मान लीजिए ऐसा 3 बिंदु हो गई और ये ऐसी 3 बिंदु हो गई, तो इससे केवल और केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। ये बिंदु जो है ये ऐसे होंगे, तो मतलब ये बिंदु जो होंगी ये सर्कल परिधि में होंगी इसकी, और इनसे सिर्फ एक ही, सिर्फ अगर कोई भी 3 बिंदु हैं ये कोलिनियर, कोलिनियर मतलब समरेखी, और इसमें क्या है, असमरेखी। ये जो है थ्योरम को हम प्रोटेक्टर डिवाइडर से मिला करके बनाते हैं इसको, तो थ्योरम प्रूफ होता है ये। तो ये जानना जरूरी है कि आप इसको यहाँ से यहाँ तक की 3 बिंदुओं से केवल और केवल, कभी कभी अगर पूछ लिया आपसे तो आपको पता होना चाहिए कि 3 बिंदुओं से होकर के, 3 असमरेख बिंदुओं से होकर के केवल और केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है, ठीक है। असमरेख होना जरूरी है, अगर समरेख हो जाए तो कोई वृत्त नहीं खींचा जाएगा, क्योंकि ये 3 बिंदु एक लाइन में खींच दिए तो इसकी सिर्फ लाइन बन सकती है, इनका सर्कल नहीं बन सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा जो 9th का पहला प्रमेय है, प्रमेय नंबर 1 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रमेय नंबर 1। तो किसी वृत्त के केंद्र बिंदु से जीवा पर खींचा गया लंब, जीवा से खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है, ठीक है। समद्विभाजित करता है मतलब इसको 2 भागों में बांटता करता है। अब इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से। तो ये देखिए, ये हमने सर्किल बना दिया, ठीक है। ये इसकी एक कार्ड हो गई, यानी जीवा हो गई, और ये इसका सेंटर हो गया, और यहाँ से यहाँ तक एक लंबाई खींच दी है, ठीक है। तो यहाँ से 2 सर्कल बन जाएंगे, इसमें 2 ट्रायंगल बन जाएंगे, इसको मिला देते हैं, तो ये इसकी रेडियस हो गई, ये इक्वल ही होगी, हर जगह इक्वल होगी। रेडियस शायद इधर भी खींचे, रेडियस हमेशा इक्वल होगी। अब ये जीवा ए और बी है, तो ये 2 भागों में, अगर ये ओ है, ठीक है ना, और ये एम है, तो ए एम बराबर होगा बी एम के बराबर होगा। और यहाँ पर ये इसको क्या करता है, जीवा को केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है, यानी ये इस पर अगर परपेंडिकुलर है तो इसको डिवाइडेड टू इक्वल पार्ट्स या बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है ना। तो अगर कोई भी परपेंडिकुलर लाइन कार्ड पे अगर ड्रा करते हैं तो कार्ड को हमेशा 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। इसी का अगर उल्टा देख लेते हैं कि अगर कोई सर्कल है जिस पर एक यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींची गई है जीवा से, और जो इसको बराबर भागों में बांटती है, तो ये इस पर परपेंडिकुलर होती है, यानी 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो इसको आप लोगों को इसलिए ये जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बन गया तो ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है। तो पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो वो इसमें पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हैं, इसलिए तो मैं इसका क्वेश्चन अभी आपको बताऊंगा, और इसको पहले आप अपने से कंफर्म कर लीजिए। इसी को उल्टा कर दीजिए, किसी वृत्त के केंद्र बिंदु से जीवा पर खींची गई रेखा, ठीक है ना, जो जीवा को समद्विभाजित करती है, जीवा पर लंब होती है, ठीक है। तो उसका उल्टा हो गया, ये हो गया जीवा पर लंब होती है, या जीवा को समद्विभाजित करती है, ये हो गया जीवा पर लंब होती है, दोनों चीज़ें हो गई। अब इसके बाद हमारा जो तीसरा प्रमेय आता है,
वो क्या है कि अगर जीवाएँ दो बराबर जीवाएँ हैं, ठीक है, अगर वृत्त की दो बराबर जीवाएँ, वृत्त की दो बराबर जीवाएँ, दो बराबर जीवाएँ, बराबर जीवाएँ, जीवाएँ केंद्र से बराबर दूरी पर होती है, केंद्र से बराबर दूरी पर होती है, यानी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, ठीक है, इक्वल कार्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर होता है, केंद्र से बराबर दूरी पर होती है, दूरी पर होती हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हमने एक सर्कल बनाया, ठीक, और यहाँ एक सेंटर दे दिया इसका, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक अगर हम दो जीवाएँ अगर खींचते हैं तो ये अगर दोनों जीवाएँ बराबर हैं, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, तो ये और ये की लंबाई मतलब ये m हो गया, ये n हो गया, तो OM इक्वल होता है ON के। कब इक्वल होगा? जब AB इक्वल होगा CD के, ठीक है, यानी ये बराबर दूरी पर हैं। तो देखिए आप प्रैक्टिकली भी इससे दो सर्कल खींच करके उसमें माचिस की तीली रख करके आप देखेंगे और उसकी डिस्टेंस अगर स्केल से नापेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये दोनों जो हैं इनकी ये जो लेंथ की जो लंबाई होती है वो इक्वल होती है। तो अगर इक्वल है तो कार्ड इक्वल होंगी, अगर इक्वल लंबाई नहीं है, लेंथ नहीं है, तो कार्ड इक्वल नहीं होंगी, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपका अच्छे से। तो इन थ्योरम को मैं प्रूव करना अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मेरा जो फोकस है वो प्राथमिक शिक्षक और C-टेट पे है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं बताऊँगा। जब मैं 9th और 10th के मैथ की वीडियो बनाऊँगा तो उसमें इन सब थ्योरम को प्रूव करना भी बताऊँगा। तो वो स्टार्ट करूँगा मैं लगभग 30 जून तक, यही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का चलाऊँगा। इसके बाद फिर मैं स्कूल के जो भी 9th, 10th, 11th के जो बच्चे हैं और 11 तक का मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा और उसको आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरे वीडियो जितने भी होंगे मैं प्रयास कर रहा हूँ कि डेली 1-2 वीडियो आपको यहाँ पर अपलोड करूँ अपने चैनल पे, जिससे आप जो भी चैनल उसको देख सकें, ठीक है। अब इसके बाद एक बात आती है कि अगर ये सर्कल हो गया तो उसका कन्वर्ज लिया है कि अगर जीवाएँ इक्विडिस्टेंट हैं, बराबर हैं, तो उस केंद्र से बराबर दूरी पर होती हैं। अगर इसे उल्टा करने की, अगर केंद्र से बराबर दूरी पर होंगी तो जीवाएँ क्या होंगी? बराबर होंगी, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं टेंजेंट की और सेकेंड की क्या होती है। टेंजेंट क्या होता है? ये मान लीजिए एक सर्कल हो गया और इस पर कोई पॉइंट हो गया, सपोज दैट ये हो गया, और यहाँ से टच करते हुए एक लाइन अगर गुजरती है, ठीक है ना, एक इसको जैसे यहाँ पर ये टच की, ठीक है, तो यहाँ पर ये टच की तो यहाँ से एक लाइन गुजरी जो इससे ऐसे होकर के जाती है, तो ये हमेशा रेडियस पर परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, ये हमेशा। और इसको हम टेंजेंट बोलते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? टेंजेंट कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं, यानी स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा कहते हैं, ठीक है ना। अब इसी को अगर हम यहाँ पर ऐसी एक लाइन खींचे जो इस रेखा को दो भागों में बांटती है, मतलब 2 बिंदुओं पर इसकी परिधि को काटती है, इसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंड बोलते हैं, सेकेंड बोलते हैं, ठीक है ना, यानी प्रतिच्छेदी रेखा इसको कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। तो इससे रिलेटेड ये भी है, थ्योरम भी है कि कोई भी स्पर्श रेखा बाह्य बिंदु से खींची गई है, बाह्य बिंदु मतलब ये मान लीजिए कोई भी पॉइंट है, तो यहाँ से खींची गई स्पर्श रेखा त्रिज्या पर हमेशा लंब होता है, मतलब त्रिज्या पर 90 डिग्री, यहाँ से रेडियस पे इसका एंगल जो बनता है वो 90 डिग्री का एंगल बनता है। यानी जब भी इसमें क्वेश्चन आएंगे तो इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम का यूज हमको करना है, ठीक है। इतना हो गया। अब इसके बाद सेकंड ये हो गया, इसका यूज होगा कि अगर कोई बाहरी बिंदु है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, 2 पॉइंट से इसको एक कार्ड बन जाती है और किन्हीं 2 बिंदुओं पर ये इसको इंटरसेक्ट करती है, यानी प्रतिच्छेद करती है, तो ये इसकी प्रतिच्छेदी रेखा होती है, ठीक है। अब तीसरी बात करते हैं हम, जो इसमें एक और थ्योरम होता है कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है।
अर्धवृत्त पर बना कोण। तो उसके पहले हम ये बता दें कि इसका एक थ्योरम ये होता है कि वृत्त की किसी परिधि, वीडियो को अच्छे से एक दो बार बिल्कुल ध्यान लगा के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मान लीजिए कि ये एक ऐसे हमने लाइन बना दी और इसके ऐसे और ऐसे और ऐसे एक एंगल बनाया, तो वृत्त की परिधि पर बना कोण उसके अवधा से बने केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। जैसे मान लीजिए 100 हो गया तो ये 50 होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, इसलिए इसको अच्छे से देख लीजिए। सर्कल चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरम यही है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त की परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। या इसी को हम अगर उल्टा बोले कि वृत्त की परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। मतलब अगर ये 100 है तो ये क्या होगा, 50 होगा। अब इसी तरह से ये हो गया थ्योरम एक और कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। मतलब यहाँ से अगर ये ऐसा हो गया और ये इसको ऐसा बनाए तो ये यहाँ पर कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और ये सेमी सर्कल है और यहाँ से यहाँ तक कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यानी अर्धवृत्त पर बना कोण जो होता है सर्कल सेमी सर्कल में जो एंगल सबटेंड होता है वो हमेशा 90 डिग्री बनता है। तीसरी एक और प्रमेय इसमें आ जाता है कि एक ही अवधा पर बने कोण हमेशा बराबर होते हैं। मतलब मान लीजिए कि हमने ये ऐसा कोई लाइन बनाया और ये ऐसी खींचा और ऐसा खींचा और ये एक ऐसा बनाया और एक ऐसा बनाया, तो यहाँ पर जो एंगल बनेंगे वो हमेशा क्या बनेंगे, इक्वल बनते हैं। क्या बनते हैं, इक्वल बनते हैं। ठीक है, तो अगर एक ही सेगमेंट से अगर बनाए जाएं एंगल जो अगर सबटेंड होते हैं तो वो एंगल हमेशा बराबर होते हैं। इसको बिल्कुल ध्यान रखना है और ये जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इनका यूज करना है। और अगर बनेंगे तभी ये चैप्टर बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। यानी एक ही अवधा, इसको आप ध्यान से देख लीजिए कि ये पहले हमने इसको बनाया है। ठीक है, ये देखिए ये लाइन एक खींची गई है, ये पूरी यहाँ से सर्कल से यहाँ तक की है और इसको हमने ऐसा बनाया है। और अब अगर इसको हम ऐसा बनाते हैं तो भी इनके एंगल हमेशा क्या होंगे, बराबर होते हैं। ठीक है, तो एक ही अवधा पर बने कोण बराबर होते हैं, या अगर कोण बराबर हैं दोनों के तो अवधा बराबर होते हैं, यानी सेगमेंट बराबर होते हैं। इस तरह से हम अगला थ्योरम देखते हैं कि जो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होगा। अब बात करते हैं चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है। ठीक है, तो देखिए ये एक सर्किल बना लीजिए, ये एक ऐसे सर्कल बना लीजिए, यहाँ पर एक सेंटर दे दिए और यहाँ से कुछ ऐसा एक हम चतुर्भुज बनाते हैं। ठीक है, ये ऐसा हम इसको पूरा टच करता है, ये सभी पॉइंट जो हैं सर्किल को टच करते हैं। मतलब ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। तो जो ये अपोजिट एंगल होते हैं, अपोजिट एंगल क्या, आमने सामने के कोण, आमने सामने यहाँ पे क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल सी जो होगा वो हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है, और एंगल बी प्लस एंगल डी हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है, यानी अगर ये दोनों अपोजिट एंगल हों, अगर कोई भी सर्कल है जिसमें एक क्वाड्रिलेटरल बना है यानी चतुर्भुज बना है, तो हमेशा वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। और उसके अपोजिट एंगल का सम, वो चाहे जिस तरह जिस शेप पे बना हो, अपोजिट एंगल का जो सम होगा वो हमेशा 180 डिग्री होता है। यानी एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल बी एंड एंगल डी इक्वल टू आल्सो 180 डिग्री। दैट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं, इफ ए क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम देन इट इज ए रेक्टेंगल। ठीक है, अगर कोई भी चक्रीय चतुर्भुज अगर एक समांतर चतुर्भुज है तो वह हमेशा आयत होता है। आयत मतलब एक रेक्टेंगल होता है, यानी सभी एंगल यहाँ पर क्या बनते हैं, 90 डिग्री के बनते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये इसके जितने भी थ्योरम थे लगभग मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। जो एक दो अगर अभी ध्यान ना आ रहे होंगे तो इस वीडियो में मेरे को ध्यान आएंगे अच्छे से तो मैं उसको बता दूंगा, और जब क्वेश्चन आएगा तब भी अगर जो छूट गए होंगे तो मैं उनको बता दूंगा। ठीक है,
तो अब मान लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन दिया, आज एक क्वेश्चन मैं कराए देता हूँ जिससे आपको वीडियो देखने में मज़ा आए। मान लीजिए आपके पास एक प्रश्न है। पहला प्रश्न ये है कि यदि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तथा केंद्र से उसकी दूरी 4 सेंटीमीटर हो तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? देखिए ये क्वेश्चन यहाँ से हम पिछले थ्योरम में जिक्र कर चुके हैं, पहले ही मैं बता चुका हूँ कि अगर यहाँ से एक लाइन खींची जाती है तो ये हमेशा क्या होती है, देखिए ये मान लीजिए इसका एक यहाँ पे एक सर्कल बनाते हैं और यहाँ से एक जीवा की लंबाई, जीवा एक खींचते हैं ए और दूसरी जीवा भी खींचते हैं बी और सेंटर से इसकी दूरी क्या है 4 सेंटीमीटर। तो ये अगर जीवा 6 सेंटीमीटर है तो ये इसको 3 सेंटीमीटर में डिवाइड करेगी, ठीक है, 3 सेंटीमीटर में इसको डिवाइड करेगी। और यहाँ से यहाँ तक एक हम ऐसे खींचेंगे इसको, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी क्या मान लेते हैं, r मान लेते हैं। तो यहाँ से क्या लगाएंगे, इसको o मान लिए, e मान लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम होता है, पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पर ये परपेंडिकुलर होता है तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से OA का स्क्वायर इक्वल टू होगा OM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OA का स्क्वायर इक्वल टू R का स्क्वायर, तो OM का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 4 का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो R का स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा 25, तो R इक्वल टू √25, तो R इक्वल टू आपका 5 आ जाएगा। इस तरह से आपको ये R इक्वल टू 5 रेडियस आपकी फाइंड हो गई। इसी तरह के क्वेश्चन आप देखिए, इसको प्रैक्टिस करिए और आपसे ये बनने लगेगा और ये आप पे आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं हम, कल मैं कुछ नया अगला पार्ट इसका लेकर के आऊँगा, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर आप देखते देखते बोर हो जाते हैं। तो जो हमारे नए सब्सक्राइबर हैं तो मेरे पिछले वीडियो एरिया ट्रायंगल से रिलेटेड, एरिया पेरीमीटर ऑफ रोम्बस ट्रेपेजियम वगैरह के मैंने बहुत अच्छे वीडियो अपलोड किए हैं, तो उनको आप देख लेंगे तो ये पाइथागोरस थ्योरम वगैरह आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और आपका चैनल में आने के लिए, आपको चैनल देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और थैंक यू फॉर वाचिंग। टेक केयर, गुड नाइट।